सेशंस चेयरमैन पर सस्पेंस खत्म। एन चंद्रशेखरन होंगे ग्रुप के नए चेयरमैन। राजेश गोपीनाथ बने टीसीएस के नए सीईओ। अनुमान के मुताबिक रहे टीसीएस के नतीजे। मार्जिन 26% पर कायम। डॉलर आय और करेंसी ग्रोथ में सुधार। इन्फोसिस पेश कर सकता है आज कमजोर नतीजे बाजार खुलने के साथ ही। डाउ में लौटी निचले स्तरों से शानदार रिकवरी, लेकिन फिर भी मामूली गिरावट के साथ हुआ बंद। एशियाई बाजारों की मिलीजुली शुरुआत और एसजेएक्स 50 में हल्की मजबूती। और नोटबंदी के बावजूद आईआईपी ग्रोथ में जबरदस्त रिकवरी। नवंबर में बढ़कर 5.7% पर पहुंची। दिसंबर रिटेल महंगाई दर भी घटकर 3.41% पर। और आज खत्म होगा मारुति की मोस्ट अवेटेड कार इग्निस का इंतजार। आज होगी लॉन्च, लेकिन कार खरीदने के लिए आपको करना होगा लंबा इंतजार। दुनिया भर के बाजारों से माहौल है बेहतर और डॉलर इंडेक्स की कमजोरी, एफआईएस की बिकवाली का दबाव खत्म होने की वजह से तेजी तो होनी चाहिए, लेकिन तेजी की सबसे बड़ी वजह जो होगी वो आज आपके चहते चैनल सीएनबीसी आवाज की 12वीं वर्षगांठ। आप सबका स्वागत है, आप सबको बहुत बहुत बधाई। और हेमंत, आपको भी 12वीं वर्षगांठ की बहुत बहुत। आपको भी और हमारे सभी दर्शकों को ढेरों शुभकामनाएं। और साथ ही आज डबल खुशी का दिन है, लोहड़ी भी है, तो लोहड़ी की भी ढेरों शुभकामनाएं। हम लोगों की जिंदगी का मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन है और ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट दिन पर 12 मोस्ट इम्पोर्टेंट लोग जो बाजार पर अपनी गहरी पकड़ तो सकते ही हैं और दबाव और पूरे व्यूज भी इनके बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, वो हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। बिल्कुल। और इस खास मौके पर हम सीएनबीसी आवाज के तमाम दर्शकों का बहुत तहे दिल से धन्यवाद, शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, क्योंकि 12 सालों तक आपने सीएनबीसी आवाज को नंबर 1 बिजनेस चैनल बनाकर रखा, इतना प्यार दिया, इतना सहयोग दिया। कई बार हमने आपको कमाई के मौके दिए और कई बार हमारे शो खराब भी रहे होंगे, लेकिन आपने अपना विश्वास, भरोसा और प्यार हम पर कभी कम नहीं किया। और इसके लिए हम जितना आपको आभार प्रकट करें कम है। यही प्यार, यही विश्वास आने वाले 12 साल नहीं बल्कि 120 सालों तक आगे भी चाहिए। बिल्कुल, आपका प्यार इसी तरह हमारे साथ बना रहे और हम आपको कमाई के बेहतरीन मौके देते रहें। यही है हम लोगों का नए साल का रेजोल्यूशन भी हमने बताया ही था। और नया साल क्या जबरदस्त फॉर्म दिखा रहा है। देखिए, पिछला हफ्ता अच्छा था और ये हफ्ता भी क्या जबरदस्त हफ्ता है। हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन। बताइए फिर किस तरह से आज अप्रोच करना चाहिए भारतीय बाजारों को। अभी तक कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाजारों से संकेत एकदम बेहतर मिल रहे हैं। बाजार ठीक उसी तरह से चल रहे हैं जैसा हम देखना चाहते थे। कल हम 8,400 के ऊपर की क्लोजिंग देखना चाहते थे, वो मिली और एक एक कर बाजार ऊपर की पायदान चढ़ रहे हैं। तो आज के लिए भी संकेत काफी बेहतर है, इसमें कोई डाउट नहीं। खासतौर से ग्लोबल मार्केट से जिस तरह से डाउ रिकवर होकर बंद हुआ, डॉलर इंडेक्स उसके बावजूद 101 के आसपास बना हुआ है, वो हमारे लिए अच्छा संकेत है। तो मैं ये कहूंगा कि तेजी के रुझान के साथ अब भी आप बरकरार रहें। सिर्फ एक सतर्कता का संकेत है, वो हम आगे बात करेंगे, लेकिन फिलहाल एक बात साफ है, आज के लिए भी निर्णायक लेवल कल ही की तरह 8,400 का है। कल आपने देखा किस तरह से बाजार ने लगभग पूरा दिन इस 8,400 के लेवल के आसपास बिताया है। लेकिन चूंकि हम ऊपरी स्तरों पर है और जो डे ट्रेडर्स हैं उनके लिए रिस्क कम होनी चाहिए और यही वजह कि हम स्टॉप लॉसेस थोड़े छोटे दे रहे हैं। पहली बात तो ये कि जब तक आप 8,300 के नीचे बंद ना हो तब तक पोजिशनल ट्रेडर्स के लिए राय साफ है कि आपको तेजी की पोजीशन छोड़नी नहीं है। ऐसा लग नहीं रहा है कि 8,300 के नीचे जाने के लिए बाजार तैयार है और जल्दी बंद होगा। तो जब आपको पता है आपके नीचे का खतरा कितना है, रिस्क कितनी है, स्टॉप लॉस कहां है, तब आपको तेजी करने में मजा आता है। तो वो एक संकेत साफ है। दूसरा, एफआईएस के आंकड़ों में बेहद दमदार संकेत मिल रहे हैं, हम आगे बात करेंगे। और साथ ही डॉलर की मजबूती और स्टेबिलिटी बाजारों के लिए कारगर होगी। तो बेहद छोटा स्टॉप लॉस है 8,375 का इंट्राडे ट्रेडर्स के लिए, अगर हम मजबूत खुले तो। अगर मजबूत ना खुले तो खुलते ही हम आपको बताएंगे कि क्या करना चाहिए। लेकिन फिलहाल हम उम्मीद करें कि एसजेएक्स निफ्टी की तर्ज पर हम मजबूत खुलेंगे, ऊपर भागेंगे, तब आपको 8,375 का स्टॉप लॉस रखना चाहिए। 8,450, 8,475 ऊपर के लक्ष्य। ये भी बता दूं, 8,500 के ऊपर की तेजी इस वक्त मैं नहीं देख रहा हूं, कम से कम आज के लिए। बैंक निफ्टी की ट्रेडिंग रेंज बहुत छोटी है, सिर्फ 200 अंकों की दी है मैंने, 18,800 और 19,000।
एक तरीका तो ये कि 18,800 पर स्टॉप लॉस लगाकर खरीद लें 19,000 के टारगेट के लिए। दूसरा तरीका कि इस रेंज के बाहर निकलकर बैंक निफ्टी को टिकने दें और उसके बाद डायरेक्शनल कॉल लें, यानी कि 18,800 के नीचे फिसल कर बंद हुए तो 200-300 पॉइंट का करेक्शन आ सकता है और 19,000 के पार निकले तो फिर एक अच्छी तेजी बन सकती है। सेक्टर्स जो पॉजिटिव साइड पर चुने, आईटी है, जाहिर सी बात है कि टीसीएस के नतीजे लेकिन इनफी देखने होंगे, कैपिटल गुड्स, दमदार आईआईपी के आंकड़ों के बाद स्टील और फर्टिलाइजर्स, ये 4 सेक्टर हैं जहां अच्छी खरीदारी की है। बिल्कुल, चलिए तो ये तमाम सेक्टर्स पर आपकी नजर होनी चाहिए। वागले साहब भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं और वागले साहब रहे हैं बाजार पर पिछले कई दिनों से बुलिश। सर, वेरी गुड मॉर्निंग टू यू और आपको भी सीएनबीसी आवाज के जन्मदिन की ढेरों शुभकामनाएं। आप हमारा बिल्कुल पार्ट हैं, हमारे साथ हैं और हमारे व्यूअर्स को बड़ी खुशी होती है। एक दिन भी आप छुट्टी पे होते हैं तो लोग कहते हैं वागले साहब कहाँ गए। सर बताइए आज के लिए क्या व्यू है और बर्थडे गिफ्ट ही दे दीजिए आज 2 स्टॉक जहां आप सबसे ज्यादा बुलिश हैं। हेमंत, पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, आपने मेरे को गिफ्ट ऑलरेडी दे दिया। अनिल जी, हेमंत, गुड मॉर्निंग। आपकी सीएनबीसी आवाज की सारी टीम को शुभकामनाएं और सारे व्यूवर्स को। और मुझे कोई डाउट नहीं है कि 120 साल तक हम होंगे नहीं होंगे, लेकिन गिफ्ट तो मिलते रहेंगे, रिटर्न गिफ्ट। निफ्टी का व्यू बुलिश है, 8355 का स्टॉप लॉस है, 8510 का टारगेट है। बैंक निफ्टी 18,700 19,200 ये रेंज है। मुझे कहीं वीकनेस नहीं दिखती है, शायद थोड़ा सा मोमेंटम कम हुआ होगा, लेकिन उसको बेरिश माना नहीं जाता। एक अच्छा स्टॉक कल मिला है मुझे, जो कल हमारे बीटीएसटी भी था, एक क्लियर ब्रेकआउट दिखा जो था टाटा कम्युनिकेशन। मुझे उसमें अच्छी खासी 4-5% की मूव दिखती है। वो 654 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 711। 2 से 3 दिन का व्यू है। दूसरा तो एनटीपीसी है, जो पावर स्टॉक्स में कल तेजी दिखी, जो मुझे लगता है अगले 2-3 दिनों में एक्सटेंड होगी। इसको 169 के स्टॉप लॉस से बाय करे फॉर अ टारगेट ऑफ 186। अगेन 3 से 4 दिन का व्यू है। चलिए तो जबरदस्त ट्रेडिंग गिफ्ट्स आपको मिल चुके हैं आज वागले साहब की तरफ से। सीएनबीसी आवाज के जन्मदिन का तोहफा इनको समझिए और इनमें आज ट्रेड करिए, आपको होगा जबरदस्त मुनाफा। कुछ ही देर में विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और उनसे भी जानेंगे कि उनके ट्रेडिंग आइडियाज कौन से हैं। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण आंकड़ा तो होता है एफआईआईएस का और डीआईएस का। यानी कैसा लग रहा है? बेहद दमदार, खासतौर से एफआईआईएस का। भले ही हम 13 करोड़ से चूक गए कि हमने खरीदारी का आंकड़ा नहीं दिखा, देख भी लेते कोई खास फर्क नहीं पड़ता। देखिए, सबसे बड़ा अहम संकेत क्या है कि बिकवाली का दबाव कम हो रहा है, पहला। दूसरा वो तब है जबकि एफआईआईएस के एक एफएनओ में आंकड़े बहुत दमदार आए। 1050 करोड़ के आसपास की इंडेक्स फ्यूचर्स की खरीदारी है, 950 करोड़ के आसपास की स्टॉक फ्यूचर्स की खरीदारी है। हेमंत, कल हम यही बात कर रहे थे। देखिए क्या हुआ क्या है, कल के सेशन में भी खरीदारी के आंकड़ों के साथ साथ ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया था। ठीक बात है। आज भी जो मैं आंकड़े देख रहा हूं, एफआईआईएस का ओपन इंटरेस्ट बढ़कर आया, तो अब हो ये रहा है इंडेक्स में खरीदारी होती दिख रही है, जो अच्छा आंकड़ा है। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग बात है, जनरली इंडेक्स में खरीदारी के साथ एफआईआईएस क्या करते हैं, साथ में पुट ऑप्शन खरीद लेते हैं। लेकिन कल के सेशन में देखिए 300 करोड़ से ज्यादा के ऑप्शंस की भी बिकवाली हुई, तो ऐसा लग रहा है कि एफआईआईएस ने अपना हेजिंग का रुझान कम किया है। स्टॉक फ्यूचर्स में 900 करोड़ से ज्यादा खरीदना बहुत बड़ी बात है और ये सिर्फ कल नहीं हुआ है, पिछले 3-4 सेशन से हो रहा है। तो एफआईआईएस के रुझान में बदलाव हो रहा है 2 तरह से। पहला तो ये कि उन्हें अब मंदी में नहीं रहना है, मंदी काटनी है। दूसरा ये एक्सेसिव हेजिंग नहीं करनी है और तीसरा ये अगर मौका लगा तो वो कैश मार्केट में खरीदारी करने के लिए भी तैयार होते हुए दिख रहे हैं। तो ये 3 बड़े रीजन है और अगर आज भारतीय बाजारों में तेजी का कोई एक बड़ा कारण होना चाहिए तो बाकी सब छोड़ दीजिए, ग्लोबल, डॉलर, ये वो सब छोड़ दीजिए, सिर्फ और सिर्फ इसी रीजन से होगा कि एफआईआईएस ने फिर से वायदा कारोबार में दमदार खरीदारी की और यही बाजार को मजबूत रखेगा। बिल्कुल, चलिए तो इससे बेटर आंकड़ा नहीं हो सकता एफआईआईएस की तरफ से। लेकिन विकास सेठी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, गुड मॉर्निंग टू यू। लोहड़ी की बधाई और सीएनबीसी आवाज का जन्मदिन है और आप हमारे साथ सालों साल जुड़े हुए हैं। सर, आपको भी इसलिए बधाई। ये बताइए आप कौन से स्टॉक सेक्टर्स पर आज बुलिश हैं सबसे ज्यादा? टॉप 3 ट्रेडिंग आइडियाज दीजिए। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग हेमंत। पहले तो आपके जो आज खास दिवस है, आपका 12वीं जो एनिवर्सरी है, उसके लिए आपको अनिल जी को और आपकी पूरी टीम को और साथ ही साथ आपके दर्शकों को मेरी ओर से ढेरों हार्दिक शुभकामनाएं। और इसके साथ ही मैं ये आशा करता हूं कि जो एक बेहतरीन काम आप लोगों ने निवेशकों के लिए किया है पिछले 12 सालों में, वो आगे भी उससे अच्छा काम आप आने वाले 12 सालों तक करेंगे। और जहां तक आज के बाजार का सवाल है, अनिल जी ने भी अभी बताया कि बेहद ही पॉजिटिव न्यूज फ्लो है।
FIIs के नंबर्स F&O सेगमेंट में काफी पॉजिटिव है। इसके अलावा जो IIP नंबर्स कल शाम को आए बाजार बंद होने के बाद, वो भी काफी स्ट्रांग आए, बेटर देन एक्सपेक्टेड। CPI इन्फ्लेशन भी वीक आया है, और फिर जो टाटा ग्रुप को लेके भी जो न्यूज फ्लो है वो भी पॉजिटिव है। TCS के नतीजे भी पॉजिटिव थे। तो ऑल इन ऑल बाजार अच्छा ही लगता है, और ऐसे भी मेरा पोजिशनली बाजार पे बुलिश कॉल ही था। तो कोई भी गिरावट आती है तो बिल्कुल खरीदारी करनी चाहिए। मैंने आज से 2 सप्ताह पहले जब सेंटीमेंट्स इतने पॉजिटिव नहीं थे तब बोला था कि जनवरी में 8,500 का लेवल हम देख सकते हैं। अब मुझे लगता है 8,500 तो इन अ डे और 2 ही दिखना चाहिए। और इसके साथ ही मुझे लगता है अगर ट्रंप साहब कोई बहुत ज्यादा नेगेटिव बातें नहीं करते हैं अपने एड्रेस में, तो वी कुड सी लेवल्स ऑफ 8,700 ऑन द निफ्टी बिफोर द बजट। वाओ, चलिए आज के लिए जो हाँ सर, आप बताइए। इसके साथ ही आज के लिए जो सेक्टर्स मुझे प्रिफर्ड लगते हैं, जो कि पोजिशनली भी अच्छे लगते हैं, उनमें एक तो आईटी रहेगा। आईटी में जिस तरह के नतीजे आए TCS के, और इन्फोसिस भी मुझे लगता है अभी जो बाजार खुलने के पहले आएंगे, वो अगर वो गाइडेंस को कुछ ज्यादा फेरबदल नहीं करते या मेंटेन करते हैं या बढ़ाते हैं, तो डेफिनेटली इट वुड बी प्रीटी पॉजिटिव फॉर द आईटी स्पेस एज अ होल। उसके अलावा कैपिटल गुड्स, जो कि बहुत अच्छा कंट्रीब्यूटर था टुवर्ड्स आवर IIP ग्रोथ फॉर नवंबर, और फिर इंफ्रा, पावर और मेटल्स, ये 5 सेक्टर मुझे आज के लिए अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे बिल्कुल एक नजर होनी चाहिए। और जहां तक टॉप ट्रेडिंग आइडियाज का सवाल है, जो पहला स्टॉक मैंने भी रिकमेंड किया है वो संदीप जी से मिलता है, टाटा कम्युनिकेशन। मैं भी इस पे बहुत बुलिश हूं। मुझे लगता है ये स्टॉक ने जो टाटा ग्रुप में फियास्को के कारण पिछले 2-3 महीने में परफॉर्म नहीं किया है, बट कल एक बहुत अच्छी तेजी देखी गई थी, और ये बिल्कुल आज कंटिन्यू रहनी चाहिए। और आई एम बुलिश ऑन टाटा कम्युनिकेशन। दूसरा स्टॉक भी टाटा ग्रुप का ही है, TCS, जहां पे बेहतरीन नतीजे थे, और मुझे लगता है आज एक गैप अप ओपनिंग होनी चाहिए और वो कंटिन्यू रहनी चाहिए। और जो तीसरा स्टॉक रहेगा, वो चूंकि कल कैपिटल गुड्स सेक्टर ने IIP ग्रोथ में बहुत अच्छी एक ग्रोथ बताई है, तो मुझे लगता है L&T पे उसका एक पॉजिटिव इंपैक्ट देखने को मिलेगा। और ऐसे भी जिस तरह से क्रूड के दामों में बढ़त हुई है, L&T का जो मिडिल ईस्ट का पोर्टफोलियो, वहां से काफी अच्छे परफॉर्मेंस की उम्मीद है, और बजट में भी इंफ्रास्ट्रक्चर को बूस्ट करने के लिए काफी कदम होंगे। तो ऑल इन ऑल L&T लुक्स गुड इवन एट द करंट लेवल्स व्हेन इट वेंट अप यस्टरडे आल्सो। बिल्कुल, 15 महीने से लगातार घट रहा था कैपिटल गुड्स का नंबर IIP में, और अब आप देखिए 15% का जंप। तो L&T आज टॉप पिक है हमारे एक्सपर्ट का। लेकिन F&O में किस तरह की पोजीशंस बन रही हैं? FIIs स्टॉक फ्यूचर्स में काफी तेजी की पोजीशंस बना रहे हैं। इनफैक्ट सभी जगह तेजी की पोजीशन बन रही है। स्टॉक फ्यूचर्स में आप देखिए, कल फिर से 3 करोड़ से ज्यादा शेयर जुड़े हैं, परसों भी जरूरत है। कल पहली बार निफ्टी में तेजी की पोजीशन बनती हुई दिखी थी, और आज फिर जो आंकड़े कल के कल और परसों 2 सेशन में निफ्टी में फिर से दमदार पोजीशन बनी, 13 लाख शेयर और ऐड हुए हैं। बैंक निफ्टी तो लगातार 3 ट्रेडिंग सेशन से अच्छे संकेत दे रहा है खरीदारी के, वहां 60,000 शेयर ऐड हुए हैं। तो ये एक बहुत ही बेहतरीन पोजीशन बनने वाला संकेत आता हुआ दिख रहा है। सब जगह प्रीमियम बढ़ कर आई है। अब 8,400 को मैंने क्यों निर्णायक लेवल पर चुना है, वो इसलिए कि 8,400 के कॉल पर 48 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट है, जो हाईएस्ट था। अब शिफ्ट होकर वो 8,500 पर आज पहुंच गया है। तो पहली बात तो ये कि अब आपके लिए अगला पड़ाव ऊपर की तरफ का 8,500 का होता है, लेकिन इसके लिए आपको 8,400 के ऊपर आज फिर से टिके रहना जरूरी है। कल हमने काफी वक्त 8,400 के नीचे भी बिताया, तो मंदी करने वाले ट्रेडर्स पहले तो कल का हाई पार करेंगे। अगर आज हम सीधे 8,420 खुलते हैं, जिसकी संभावना SGX निफ्टी से दिख रही है, तो शॉर्ट कवरिंग तुरंत आती हुई दिखेगी, जो 25-30 पॉइंट तो ऊपर शुरुआती आधे घंटे में ही ले जाएगी। 8,450 आपको तुरंत दिख जाएगा, और उसके बाद थोड़ी तेजी और भी बन सकती है। तो 8,400 आपको होल्ड करना बेहद जरूरी है। अब बेस शिफ्ट होकर ऊपर की तरफ आ रहा है। 8,300 पर जिस तरह से पोजीशंस कल बनी है, 15 लाख शेयरों का इजाफा हुआ है पुट में, और कुल मिलाकर अब वहां पर 62 लाख शेयर हो चुके हैं। अब ये लेवल आसानी से टूटने वाला नहीं, जब तक कि कोई अनएक्सपेक्टेड बुरी खबर ना आ जाए तब तक ये लेवल नहीं टूटेगा। तो आपको नीचे की रिस्क पूरी तरह से पता है कि कितना गिर सकते हैं, लेकिन ऊपर का भी आपको पता है 8,500। तो ब्रॉड ट्रेडिंग रेंज आपकी 8,300 8,500 हो गई, और 8,400 निर्णायक लेवल। लेकिन पूरे अच्छे माहौल में अगर कहीं कोई एक सिंपल सावधानी का संकेत है तो वायदा कारोबार से, और वो क्या है? पुट कॉल रेशियो। कल 1.22 पर आया है, तो ये पुट कॉल रेशियो मैं कहूंगा कि हाईज के आसपास चल रहा है। तो पहला कॉम्बिनेशन देख लीजिए, फिर से दोहरा दूं, पुट कॉल रेशियो 1.22 जो बढ़कर 1.28 1.3 के आसपास आ जाए। कॉम्बिनेशन दूसरा 8,475 8,500 की निफ्टी पर आप पहुंच जाए, और कॉम्बिनेशन तीसरा 14.6 पर आपका विक्स है, और वो विक्स आप गिरकर अगर 14 के आसपास आते देखें। ये तीनों कॉम्बिनेशन जहां मिल जाए वहां पर आप एक बार की प्रॉफिट बुकिंग कर लें। प्रॉफिट बुकिंग करें
अगर एग्रेसिव ट्रेडर हैं एक शॉर्ट पोजीशन ले सकते हैं, हो सकता है बाजार आज ना गिरे, लेकिन एक करेक्शन फिर आपको हो सकता है मंडे या किसी और दिन आगे दे सकता है। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन पर बाजार एक करेक्शन देने के लिए तैयार होगा जो 50 से 100 पॉइंट का हो सकता है, और तब फिर से खरीदारी का मौका। इसका मतलब ये नहीं कि बाजार की चाल बदल रही है, रिस्क आपको पता है 8500 के आसपास पहुंच जाएंगे तो आपके स्टॉप लॉसेस भी 8400 के आसपास आ जाएंगे, तो आपकी रिस्क धीमे धीमे कम होती दिखेगी। लेकिन एक बात तय है कि निफ्टी ओवरबॉट होने की कगार पर है, और ऐसे में ऊपरी स्तरों पर आपको सावधान रहना है। 8475 के ऊपर खरीदारी नहीं करनी है करेक्शन होने के पहले, ये ध्यान में रखें। चलिए इस नोट पर लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, कहीं मत जाइए, बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ, क्योंकि हीलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब सिंगापुर से सीधे हमारे साथ जुड़ रहे हैं। और एक कॉमन बात है, हीलियस कैपिटल का भी आज जन्मदिन है, तो हम सीधे चलेंगे उनके पास ब्रेक के बाद और जानेंगे उनका व्यू क्या निकल कर आ रहा है भारतीय बाजारों पर। ये सब एक्शन है ब्रेक के बाद, तो कहीं मत जाइए, बने रहिए देश के नंबर 1 बिजनेस चैनल सीएनबीसी आवाज में। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। वक्त से पहले किस्मत से ज्यादा पाने वाले को बाजीगर करते हैं। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सबसे तेज हमारी रफ्तार, ब्रेकिंग न्यूज लगातार। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। बहस नहीं, सिर्फ मतलब की बात, हमें खबरों के सुल्तान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। खबरें तो सबके पास होती हैं, लेकिन ब्रेक सिर्फ सीएनबीसी आवाज पर होती है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। यहाँ पर हर एक सेकंड कीमती है, जब तक सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में बाजार ही मेरा कलमा है और बाजार ही मेरा मजहब है। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हम है हर दंगल के लिए तैयार। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज 12 साल से हर वक्त मिशन पर। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। आवाज का हो गया है 13 साल शुरू, हम है एमजीआर के गुरु। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। लव यू जिंदगी, आई लव यू सीएनबीसी आवाज। हैप्पी बर्थडे, हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। हम शान और शान 12 साल से यही है सीएनबीसी आवाज की पहचान। हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज में आखिरी किसका होता है? हैप्पी बर्थडे सीएनबीसी आवाज। सीएनबीसी आवाज के लिए आज एक बेहद खास दिन है। जी हाँ, 12वीं वर्षगांठ है हमारी, और इस वर्षगांठ को मैं सबसे साथ किसी के साथ जोड़ता हूं तो वो है एक और ऐसे ही खास मेहमान। जी हाँ, हेलिस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब, जो रहते भले सिंगापुर लेकिन उनका दिल हिंदुस्तान में है। और मजे की बात है कि 13वीं जनवरी 2005 को जिस दिन सीएनबीसी आवाज ने शुरुआत की थी, ये वर्षगांठ मतलब सिर्फ वो दिन का कॉम्बिनेशन नहीं है, साल का भी है। 2005 को ही इसी दिन हेलियस कैपिटल की भी शुरुआत हुई थी। और समीर सर, मुझे ये बात पक्के से पता है, बाजार के जितने एक्सपर्ट्स हमारे यहाँ आते हैं, अगर सबसे ज्यादा लोग किसी को प्यार करते तो वो आप हैं। और उसकी वजह बता दूं, एक तो आपका चेहरा हमेशा मुस्कुराता हुआ रहता है, दूसरा ये कि आप जो कुछ बोलते हैं दिल से बोलते हैं, बिल्कुल भी बनावटी या आर्टिफिशियल नहीं है। इसके लिए आपको लोग बहुत पसंद करते हैं। सबसे पहले सर, आपको बहुत बहुत बधाई आपकी जन्मदिन की। सर थैंक यू वेरी मच एंड वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। थैंक यू टू ऑल द व्यूअर्स for supporting you so much, and indirectly therefore supporting all the people who come on that channel. सर, अब क्योंकि बर्थडे का मौका है, मुझे ये बताइए, 2 साल से जो पैसे बने नहीं है हिंदुस्तान के बाजारों में, 2017 बेहतर होगा ना? इस साल पैसे बनने की संभावना है या कम है? नहीं, इस साल बन सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली एक हिस्ट्री देखी हमने कि 2 साल अगर इंडियन मार्केट नहीं चली या बड़े कम रिटर्न्स हुए या नेगेटिव रिटर्न्स हुए, तो इट सिंस आई थिंक 35 ईयर्स ये खाली 2 बार हुआ है, और उसके बाद रिटर्न्स हैव बीन ऑन द ऑर्डर ऑफ 20-30%। तो हो सकता है इस समय तो इंडियन फंड्स के बाद काफी पैसे हैं, और अगर फॉरेनर का थोड़ा सा मूव टुवर्ड्स इंडिया चेंज हो जाए, जो हो रहा लगता है मार्जिन पर, विच इज पार्ट ऑफ द इमर्जिंग मार्केट, और अगर दोनों बाइंग करने लग जाए तो इसमें ज्यादा देर नहीं लगेगी। चलिए, तो तेजी जारी रहेगी। तो सर ये बताइए, फिर लग रहा है आपको इस साल नए हाईज भी लगने का पूरा मौका है? 9,000 10,000 तक भी निफ्टी जा सकता है? जाने को तो कभी भी जा सकते हैं, कई बार जाके वापस आ जाता है। बट अभी क्या है कि
जो डीमोनेटाइजेशन का अगर स्लो डाउन या नेगेटिव इफेक्ट था या है, वो मुझे लगता है कि स्टॉक मार्केट के लिए तो उसकी वैल्यू कम हो गई है. दैट मीन्स पीपल हैव डिस्काउंटेड इट एंड वो उसको नजरअंदाज कर सकते हैं ऑन द बेसिस की चलो जी जनवरी इज बेटर देन दिसंबर, इवन इफ इट इज नॉट बेटर देन लास्ट ईयर, तो वो डिस्काउंट हो गया है. और सेकंड है कि अभी डोमेस्टिक फंड्स के पास काफी पैसे आए हैं बिकॉज ऑफ द सेम डीमोनेटाइजेशन. तो उनको एक तरफ से काफी पैसे, लेकिन दूसरी तरफ से एफआई सेलिंग के कारण इंडेक्स नहीं चला है. तो अगर फॉरेनर्स की सेलिंग कम हो जाए या फॉरेनर्स बाइंग करने लगते हैं, जो मुझे लगता है कि 1-2 महीने में शुरू हो सकता है, बिकॉज एनीवे दे हैव स्टार्टेड बाइंग इन अदर इमर्जिंग मार्केट्स, तब असली गेम बनेगा. बिकॉज कई सालों से ये नहीं हुआ कि दोनों खरीदना चाहें इन स्टाइल. हो सकता है. और जब समीर सर कह रहे हैं कि अब शायद एफआईएस का रुझान भी बदले, खरीदारी हो सकती है, तो ये खरीदारी कहाँ होगी, तेजी कहाँ होगी, कौन सी थीम्स होंगी जो हिंदुस्तान के बाजारों में आपको पैसा बना कर दे सकती है, इन सब पर बातचीत करेंगे समीर सर से एक छोटे से ब्रेक के बाद. हम सीएनबीसी आवाज की 12वीं वर्षगांठ मना रहे हैं हेलियस कैपिटल के समीर अरोड़ा साहब के साथ, जिनकी कंपनी भी इसी दिन और इसी साल यानी कि 2005 को एक साथ उन्होंने भी शुरुआत की थी. समीर सर, ब्रेक के पहले हम बात कर रहे थे, अब चूंकि सबसे बड़ी इवेंट आगे बजट है, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि इससे क्या है, 1-2 बातें वित्त मंत्री कर दें इस बजट में जो आप जैसे एफआईएस का, फंड मैनेजर्स का मूड एकदम फर्स्ट क्लास कर दे. ये जो बिकवाली हो रही है 2 महीने से, ये बदल जाए खरीदारी में. सर ऐसा ही बताइए जो ना करना चाहें वो आप चाहते हैं कि वो ना हो. हाँ, ये सबसे सिंपल ये है कि लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स का ना तो टर्म चेंज किया जाए, ना उसका रेट बढ़ाया जाए. लेकिन अगर गवर्नमेंट, क्योंकि मिस्टर मोदी ने स्पीच दी बॉम्बे में कि स्टॉक मार्केट लोग, इन्वेस्टर्स आर नॉट पेइंग फेयर शेयर, तो अगर आपने उसको लगता है कि फेयर शेयर नहीं है तो आप एसटीटी बढ़ाएं, लेकिन लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स ना बढ़ाएं, क्योंकि उसका कंफ्यूजन बड़े लेवल्स पे है. एक तो यह है कि अभी रिसेंटली मॉरिशियस और सिंगापुर ट्रीटी के खत्म होने से एनीवे 2 साल में उनको पूरा टैक्स देना पड़ेगा और अभी आधा. लेकिन अभी दिस प्रोसेस की अभी लोग 0 टैक्स दे रहे थे, फिर वो आधा देंगे, उसमें अगर आप पीरियड भी चेंज कर दें तो एक और लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी एंड कंफ्यूजन हो जाएगा कि इम्पैक्ट ऑन फंड एनएवी क्या होगा. तो इसे ग्रेजुअली होनी चाहिए. सेकेंड है कि उनको क्रेडिट कैसे दिया जाएगा फॉर टैक्सेस पेड इन इंडिया, ताकि वो अपनी कंट्री में जाकर उसका क्रेडिट ले सके. तो अगर वो वाला टैक्स जो एक्चुअल लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स कम है एब्सोल्यूट में, तब कोई ज्यादा बॉदर नहीं करेगा कि उसे क्रेडिट मिले या ना मिले. तो उसके बदले में एसटीटी बढ़ाएं. ये नहीं हम कह रहे कि टैक्स ना लीजिए, या जो भी आपको लगता है कि फेयर टैक्स होना चाहिए इन प्रोपोर्शन, लेकिन एसटीटी बढ़ाने से और लॉन्ग टर्म कर चेंज ना करने से दिस इशू की फॉरनर उसकी अकाउंटिंग कैसे करेगा, उसे क्रेडिट कैसे मिलेगा, एंड अ सडन शॉक ऑफ अ सेकेंड नेचर कि मॉरिशियस टीटी भी गई और साथ में 3 साल हो गया स्ट्रेट, वो अननेसेसरी कंफ्यूजन होगा फ्रॉम इवन एडमिनिस्ट्रेटिव रीजंस. तो वो ना होने से मुझे लगता है कि फॉरनर्स का एक इशू ऑफ इवन हाउ टू डील विद इट विल गो अवे. एंड एज आई सेड, फॉरनर को खाली सेलिंग बंद करनी है, थोड़ी सी बाइंग करनी है, बिकॉज इंडियन म्यूचुअल फंड के पैसे आते रहेंगे. मुझे लगता है थोड़े अब तो आ सकते हैं, क्योंकि एक तो ऑल्टरनेटिव चॉइसेस कम हो गई, और हम भी ये सोचते थे कि डीमोनेटाइजेशन के रिजल्ट से ही होगा, लेकिन नोबडी थॉट कि 1 महीने में ही शुरू हो जाएगा ये. लेकिन अभी शुरू हो चुका है, तो यू हैव टू बिलीव कि दिस इज अ सस्टेनेबल ट्रेंड. बिल्कुल, तो रिकवरी तो होगी, थोड़ी देर से होगी, डीरेल नहीं हुई है, ये सब लोग अब कहने लगे हैं. सर ये बताइए, आपका फंड इस समय कितनी तेजी की पोजीशंस बनाकर बैठा है, कितनी मंदी की पोजीशंस बनाकर बैठा है, और वो तेजी की पोजीशंस जो आपने बनाई है सब जानना चाहते हैं कौन से सेक्टर्स में है. सर कौन से सेक्टर्स आपको अच्छे लगते हैं? वो नहीं मैं भी बता रहा हूं आपको, लेकिन जनरली मैं बीच में दिसंबर में काफी कम हो गया था नेट, लेकिन अब मेरा नेट है अराउंड 50, जो कि नॉर्मली 60 होना चाहिए. और मेरे को खाली अब मुझे लगता है कि हम ना बजट के बाद भी रिकवर कर सकते हैं. अगर बजट में ये टैक्स का इशू है, तो उस टैक्स के इशू में मुझे लगता है कि काफी प्रॉब्लम होगी, क्योंकि 3 साल का अगर आप टैक्स ले रहे हैं, 3 साल में तो काफी रिटर्न हो जाते हैं फंड्स के, तो इट्स नॉट कि टैक्स नहीं देना चाहिए, लेकिन उस टैक्स को देने का क्रेडिट का सिस्टम मुझे अब तक समझ नहीं आया है. वो इन्वेस्टर जो यूएस में हमारा है,
उसका अगर हमने इंडिया में टैक्स दे दिया तो वो वहां पे जाके कैसे क्लेम करेगा? सो आई कैन टेल दैट इन्वेस्टर कि हमने भी 15-20% ऑफ एनएवी टैक्स में दे दी, लेकिन उसका कोई आपके लिए सर्टिफिकेट नहीं है। इसलिए मैं कहता हूं आप एसटी जितना मर्जी ले लो, लेकिन मुझे एक्सप्लेन ना करना पड़े इन्वेस्टर को कि टैक्स दिया है लेकिन उसका क्रेडिट तो बात कर रहे हैं। तो हम तो 70 और 80 में जाने को तैयार है, और वो मुझे लगता है कि अब हल्के हल्के होगा, बट दिस इज अ बिग इवेंट इन माई थिंकिंग। अब पता नहीं निकलता है कि निकलता हो, ना तो बहुत ही बढ़िया है। अच्छा समीर सर जी, एक और बात जो मैं आपसे पूछना चाहता हूं, बेसिकली अब क्योंकि आप बुलिश तो हो रहे हैं, आप कह भी रहे हैं एक्सपोजर बढ़ा रहे हैं, ये बताएं सर कि क्या ग्लोबल मार्केट्स की जो तेजी की वजह से इंडिया में तेजी हो रही है, तो उस लिहाज से क्या आपको वो कंपनियां जो अमेरिका में कारोबार कर रही है, चाहे हमारी फार्मा हो गई, आईटी हो गई, उनमें थोड़ा अब कोशिश रहने की जरूरत है ट्रम्प साहब की नीतियों की वजह से, और घरेलू वाले कंपनियों पर ही फोकस करना चाहिए, या फिर कुछ बदलने की जरूरत है इसमें? नहीं, बदलने की जरूरत है और हमने बदला भी है, बट बिफोर दैट इंडिया की तेजी कुछ नहीं हुई जी। वर्ल्ड की जो तेजी हुई है, जो यूएस की तेजी हुई है, वो देखने वाली है। मेरे पास कुछ बैंक स्टॉक्स है पर्सनली यूएस में, जो एक महीने में बड़े बड़े बैंक ऑफ अमेरिका है वो 40% बढ़ा एक महीने में, 1.5 महीने में। तो तेजी तो असली वही हो रही है, हमारे यहाँ कहीं गिरी नहीं है क्योंकि वहां तेजी होगी। इसलिए हमें लगता है कि ओवर टाइम अगर इंडिया का बाकी सब ठीक रहा तो वो ऑटोमेटिकली इंडिया इमर्जिंग मार्केट्स वगैरह में आएंगे। लेकिन हम भी, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन से फियर हुआ कि कंजम्पशन स्लो डाउन हो जाएगा और फाइनेंसिंग स्लो डाउन हो जाएगा, हमने भी थोड़े आउटवर्ड लुकिंग स्टॉक्स खरीदे। फार्मा में हमें लगता है कि हर वक्त कोई ना कोई प्रॉब्लम हो रही होती है, और अब तो उन्होंने ब्लैक एंड व्हाइट में कर बोल दिया परसों इन हिज ओपनिंग रिमार्क्स ओनली कि फार्मा की लोग बिडिंग कराएंगे, तो सो वी ओन दीज हॉस्पिटल टाइप स्टॉक्स एंड ये बाकी टेस्टिंग टाइप स्टॉक, बट नॉट फार्मा स्टॉक्स। बिल्कुल सर, बजट की तो बात आपने करी, 4 फरवरी से 11 मार्च तक स्टेट इलेक्शंस होने वाले हैं 5 राज्यों में। ये बताइए आप किस तरह से इसको वॉच कर रहे हैं, और अगर यूपी बीजेपी के पास आ जाता है तो क्या रिफॉर्म्स की गाड़ी तेजी से भागेगी, और फिर आप जैसे एफआईआईज भारतीय बाजारों पर और बुलिश होंगे क्या? अब वो ये उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया, क्योंकि डीमोनेटाइजेशन में सारा फोकस उस तरफ ले गया कि कौन से स्टॉक को स्लो डाउन हो गया है या किसको पैसे नहीं मिले वगैरह वगैरह। बट एक्चुअली मैं कल ही आज वो आर्टिकल आया, मैंने कल पढ़ा था, वॉरेन बफेट ने एक लाइन बोली है जो मुझे ज्यादा यूज करनी चाहिए। वो है कि आप 2 चीजों पे टाइम लगाए। एक तो जो चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है विच इज ट्रू, अगर आपने फ्यूचर को प्रेडिक्ट करना है, और सेकेंड है जो प्रिडिक्टेबल है, जो नोएबल है, जिसमें कुछ इनसाइड है। इट्स नॉट इनफ कि वो बड़ा बिग इवेंट है इसलिए हमें हर चीज में गेस करना है, या सेकेंड है कि हमें आता है लेकिन वो इवेंट बड़ा इररिलेवेंट है। इसमें भी सोचना बड़ा मुश्किल है अभी, क्योंकि वो अब एसपी में क्या होता है, वो कांग्रेस में मिलते हैं नहीं मिलते हैं, उसके ओवर एनालिसिस अभी नहीं करेंगे, वो एज इट हैपेंस वी विल सी। सेकेंड इज, मुझे अभी ये नहीं लगता कि कोई ऐसा रिफॉर्म है जो पॉलिटिक्स से इतना कनेक्टेड है। अभी तो नेक्स्ट रिफॉर्म इज जीएसटी। सो द बिगर स्टोरी फॉर अस एज स्टॉक मार्केट इन्वेस्टर्स इज कि कौन कौन से बिजनेस हैं जिसमें अनऑर्गेनाइज सेक्टर का काफी बड़ा रोल है, और वो हल्के हल्के कम होता जाएगा। पहले बिकॉज ऑफ डीमोनेटाइजेशन हो गया होगा क्योंकि उनका वर्किंग कैपिटल कैश में यूज करते थे वगैरह, और अब जीएसटी। तो इससे बड़ा कोई नया रिफॉर्म पेंडिंग तो मुझे लगता नहीं है। पर ये बात सही है कि अगर मिस्टर मोदी या बीजेपी जीत जाते हैं, then you feel कि there is more stability of policies across the country and things like that. But कोई ऐसा सेंटर में कोई रिफॉर्म अटका हुआ है तो मुझे नहीं लगता ऐसा जो इनपेंडिंग है, मतलब जो पड़ा हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका हमारे साथ इस खास दिन जुड़ने के लिए, और एक बार फिर से आपको बहुत बहुत बधाई, शुभकामनाएं। ये थे समीर अरोड़ा साहब, हेलिस कैपिटल के सिंगापुर से हमारे साथ, कहते हैं कि भारतीय बाजारों में तेजी का माहौल रहेगा बरकरार। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, और इस ब्रेक के बाद लौटेंगे, हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं, लेंगे उन तमाम शेयरों पर आए जहां पर आज एक्शन दिखने वाला है। फोकस होगा सबसे ज्यादा टीसीएस और आईटी पर। कैसी रहेगी आज चाल, इस ब्रेक के बाद।
स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आप देख रहे हैं मार्केट काउंटडाउन और अभी अभी आपने देखा हमारे 5 टेक्निकल एक्सपर्ट्स की क्या राय है। 5 में से 4 हैं देखिए भारतीय बाजारों पर बुलिश। संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी हमारे साथ मौजूद हैं, अब विश्वेश चौहान और राकेश बंसल जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप दोनों का ही स्वागत है। और राकेश जी बताइए, आपके टॉप 3 ट्रेडिंग आइडियाज आज के लिए क्या है? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। हेमंत जी, पहला कॉल एक बाय कॉल रहेगा सिप्ला में, जहां पे कल के सत्र में मेजॉरिटी ऑफ फार्मा काउंटर्स में एक प्रेशर देखने को मिला। सिप्ला में इसके विपरीत एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला, साथ साथ एक पॉजिटिव क्रॉसओवर और मोमेंटम इंडिकेटर्स देखने को मिला। मुझे लगता है फार्मा के अंदर सिप्ला एक स्ट्रांग बैट साबित हो सकता है 567 के स्टॉप लॉस के साथ 614 के लक्ष्य के लिए। दूसरा एक बाय कॉल रहेगा जैकॉप पर। हेमंत जी, जैकॉप में देखें तो मात्र ₹1.25 का रिस्क बैठता है मौजूदा स्तरों से। टेक्निकल पैटर्न काफी स्ट्रांग है और मुझे लगता है एक बड़ा उछाल देखने को मिल सकता है। रिस्क रिवॉर्ड काफी फेवरेबल है। 70.90 का एक स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और 81 के लक्ष्य के लिए जैकअप को बाय करने की राय रहेगी। और लास्ट बाय कॉल रहेगा टीवीएस मोटर पर। यहां पर भी रुझान हायर टॉप्स हायर बॉटम्स का है। 377.50 का स्टॉप लॉस, 402 के लक्ष्य के लिए टीवीएस मोटर पर एक बाय कॉल रहेगा। तो टीवीएस मोटर्स खरीदें, जैकॉप खरीदें, सिप्ला खरीदें, ये राय है राकेश बंसल की। लेकिन क्या टीसीएस खरीदना चाहिए कल के नतीजों के बाद? ये है बड़ा सवाल। नतीजे काफी बेहतरीन रहे, खासतौर से कांस्टेंट करेंसी टर्म्स में 2% की ग्रोथ, मुनाफे का आंकड़ा उम्मीद से बेहतर और गाइडेंस भी ठीक ठाक है। चार्ट्स पर क्या सिचुएशन? कल 1% ऊपर बंद हुआ है, वागले साहब और भागेगा? मुझे लगता है पॉजिटिव ओपनिंग होगा और मैं हेमंत के साथ नहीं हूं। वो आई थिंक इन्फी पे इनका थोड़ा सा बेरिश व्यू था आपका। मॉर्निंग में कुछ बोल रहे थे कि इतना अच्छा नहीं होगा, क्योंकि मुझे इन्फी पे बहुत पॉजिटिव संकेत आ रहे हैं। और दोनों इन्फोसिस के भी नतीजे आने हैं। मैं कह रहा था कि कल एक जबरदस्त तेजी देखने को मिली थी इन्फोसिस में। नतीजे आएंगे तो और खराब आएंगे, ऐसे कुछ आपने बोला नहीं। हमारी हेडलाइन है कि नतीजों से अपेक्षाएं कम है, लेकिन अपेक्षाएं जितनी, देखिए कल क्या दौड़ लगा रहा है। तो इन्फोसिस और टीसीएस दोनों मिलाकर मैं ये कह रहा था कि वेटेज बढ़ा रखते हैं और अगर इन्फोसिस के नंबर अच्छे आए तो फिर जबरदस्त तेजी देखने को मिलेगी। माफ करिए, नहीं कोई बात लेकिन मुझे इन्फी में जो पैटर्न दिख रहा है वो टीसीएस से कई ज्यादा पॉजिटिव है। बिल्कुल। और मुझे लगता है कि इन्फी गैप अप ओपन होगा नहीं होगा नहीं पता, लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है तो ये लेने की अपॉर्चुनिटी है। मैं नॉर्मली रिजल्ट के दिन पे पोजीशन लेना अवॉइड करता हूं, लेकिन कल हमने बाय करवाया है, कल हमने व्यू दिया है और मुझे 7 से 8% की ट्रेडिंग अपसाइड अगले कुछ दिनों में लगती है। बिल्कुल जबरदस्त तेजी देखने को मिली है। देखिए आईटी जो है पूरे बाजार पर 14% वेटेज रखता है और ये 2 स्टॉक्स उसमें से सबसे ज्यादा वेटेज रखते हैं। तो आज का दिन इन दोनों स्टॉक्स के नाम है। इस पर हम विस्तार से भी बात करेंगे, लेकिन विश्वेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। विश्वेश, ये बताइए आपके आज के ट्रेडिंग कॉल्स कौन से हैं? गुड मॉर्निंग हेमंत जी। जी मोरलेस कंसेंसस बना हुआ है कि आईटी में थोड़ा सा पॉजिटिव है, बट मैं थोड़ा सा हटके रिकमेंड करना चाहूंगा कि स्टॉक्स जो लेगार्ड रहे हैं, दे हैव स्टार्टेड शोइंग सम सॉर्ट ऑफ अ साइन। वन ऑफ देम इज डीएलएफ। अगर आप देखेंगे तो डीएलएफ 120 के ऊपर जा नहीं रहा था एंड द काइंड ऑफ ओपन इंटरेस्ट इट हैज विटनेस विद दिस इम्प्लाइड वॉलेटिलिटी शूट अप और अभी कंसोलिडेट कर रहा है। तो मेरा ऐसा मानना है करंट लेवल पे डीएलएफ को लॉन्ग कर सकते हैं विद 122 स्टॉप लॉस। अपसाइड में इट कुड सरप्राइज टिल 132। निफ्टी भी हमारा ऐसा मानना है कि निफ्टी हैज एन अपसाइड टिल 8500। सो हम लोग एक रेशियो स्प्रेड स्ट्रेटेजी रिकमेंड कर रहे हैं ऑन निफ्टी। सो व्हाट वन कैन डू इज बाय 8400 कॉल ऑप्शन 1 लॉट और 8600 का कॉल ऑप्शन 2 लॉट शॉर्ट करिए। सो मोर और लेस अगर आप देखेंगे तो मोमेंटम अभी पॉजिटिव है, लेकिन जरा सा भी प्रॉफिट बुकिंग आएगा तो ऐसा लगेगा कि मार्केट गिर सकता है। तो फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो ये स्ट्रेटेजी बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि इसमें अपसाइड आप पूरी कैप कर सकते हैं, एट द सेम टाइम डाउनसाइड रिस्क भी आपका लिमिटेड हो जाता है। और दूसरी जो हमारी पिक रहेगी वो रहेगी वेदांता। सो करंट लेवल पे वेदांता लॉन्ग कर सकते हो, क्योंकि मेटल्स पे हमारा काफी बुलिश आउटलुक है। 237 के स्टॉप लॉस से अपसाइड में मुझे लगता है 248 250 तक देखा जा सकता है। ओके, तो ये है राय इन तमाम शेयरों पर विश्वेश की तरफ से वायदा कारोबार के ट्रेडर्स के लिए। ब्रेक का वक्त है, ब्रेक के बाद जल्द लौटेंगे, बने रहिए हमारे साथ। ढेर सारे स्टॉक्स, ढेर सारी रिपोर्ट्स और एफआई ब्रोकरेज हाउस जमकर काम कर रहे हैं ऐसा लग रहा है, और नतीजा सीजन भी शुरू हो चुका है। तो सबसे पहले तो शुरुआत करें टीसीएस के साथ। वरुण दुबे हमारे साथ हैं तमाम रिपोर्ट्स लेकर। वरुण बताइए कौन सी टॉप 2-3 रिपोर्ट्स हैं टीसीएस पर?
देखिए, वैसे तो अगर आप देखें तो ब्रोकिंग हाउस काफी हद तक यहाँ डिवाइडेड है टीसीएस के रिजल्ट को लेकर। सबसे पहले बात करते हैं दिग्गज ब्रोकिंग हाउस सीएलएसए की, जो दरअसल खरीदारी की सलाह इस काउंटर पे दे रहे हैं और 2850 के टारगेट इन्होंने दिए हैं। इनका कहना है कि कंपनी को जो नतीजे थे सीजनली वीक क्वार्टर में भी कांस्टेंट करेंसी में वो काफी बेहतर थे, और सबसे अच्छी बात तो इनको ये लगी कि कंपनी ने अपने जो मार्जिन है उसे मेंटेन करने की बात की है और इसके लिए खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वही डॉयशे बैंक ने भी खरीदारी की सलाह इस काउंटर में दी है और 3200 रुपए के प्राइस टारगेट दिए हैं। इनका कहना है कि आगे का जो स्टॉक परफॉर्मेंस है वो खासकर जो लीडरशिप बदलाव हुआ है उसके ऊपर डिपेंड करेगा कि कितना सक्सेसफुल वो रहता है, लेकिन खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। वहीं मैक्वेरी ने न्यूट्रल की रेटिंग दी है, 2390 के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए। जेपी मॉर्गन ने भी यहाँ न्यूट्रल की रेटिंग दी है और 2450 के प्राइस टारगेट दिए हैं, लेकिन सिटी यहाँ बिकवाली की सलाह इस काउंटर में दे रहा है और 2175 रुपए के प्राइस टारगेट इन्होंने दिए है। और इनका कहना है कि आगे इनकी भी जो नजर है वो इस कंपनी में जो लीडरशिप की बदलाव हुए हैं उसके ऊपर रहेगी, लेकिन फिलहाल बिकवाली की सलाह और बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने भी अंडर परफॉर्मेंस की रेटिंग दी है और 2130 रुपए के प्राइस टारगेट इस काउंटर पे दिए हैं। बिल्कुल वरुण, आप हमारे साथ बने रहिए, आपसे जानेंगे कुछ और बड़े ब्रोकरेज हाउसेस की कहां रिपोर्ट्स आई हैं, लेकिन पहले बात टीसीएस पर। और विकास, आपसे जानना चाहता हूं, ये बताइए एन चंद्रशेखरन अब टीसीएस को रोजमर्रा की दौड़ नहीं संभालेंगे और वो पहुंच गए अब टाटा सन्स के चेयरमैन बनकर। इसको आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? कुछ लोग कह रहे हैं कि अब उनका रहना बहुत जरूरी था, कुछ लोग कह रहे हैं कि देखिए अब वो टाटा सन्स में पहुंच गए हैं, पेरेंट कंपनी में एक तरह से, तो उनका फोकस रहने तो वाला है आईटी सेक्टर पर भी और इस कंपनी पर भी। आप किस तरह से रीड कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल हेमंत, ये जो न्यूज फ्लो है इसको मैं कोई बहुत नेगेटिव तो नहीं मानता हूँ, बिकॉज जो नटराजन चंद्रशेखरन है वो टाटा सन्स के साथ जुड़े रहेंगे, उनके चेयरमैन रहेंगे, तो टाटा ग्रुप के साथ तो रहेंगे ही। और उन्होंने जिनको मिस्टर गोपीनाथ को जिनको टीसीएस का सीईओ बनाया है उन पे भी उनका पूरा भरोसा है। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी टेकन एज एनीथिंग नेगेटिव, और नतीजे बहुत ही शानदार थे, तो मुझे लगता है स्टॉक में आज बिल्कुल उछाल देखा जाना चाहिए। ओके, तो स्टॉक में तेजी होनी चाहिए, ये राय साफ है। लेकिन इंटरेस्टिंग ये होगा कि राजेश गोपीनाथ जो सीएफओ हैं, अब सीईओ हो गए, यंग है, काफी यंग है एक्चुअली। मैं हाल ही में मिला था दिसंबर के आखिरी हफ्ते में चंद्रा साहब से और राजेश से, और दोनों से काफी देर बात हुई। वो मतलब मेरे ख्याल से 42-43 साल से ज्यादा उनकी उम्र नहीं है। और सबसे बड़ी बात, देश की इतनी बड़ी, देश की नहीं दुनिया की इतनी बड़ी कंपनी टीसीएस की कमान संभालने को उन्हें मिले, बहुत बड़ा अचीवमेंट उनके लिए। उम्मीद करें चंद्रा साहब की काफी कुछ लेगेसी उन्हें हासिल होगी, वो अच्छा काम करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। लेकिन देखते हैं और कौन सी रिपोर्ट्स हैं और कौन से शेयर हैं जहां पर एफआईज की नजर है, बताएं वरुण। देखिए, सबसे पहले तो एलएनटी, ये जो काउंटर है वो ब्रोकरेज हाउस के रडार पे है। कल आपको याद होगा बैंक ऑफ अमेरिका मेरिल लिंच ने इसमें खरीदारी की सलाह दी थी और आज दरअसल क्रेडिट स्विस भी इसमें खरीदारी की सलाह दे रहा है। आउट परफॉर्मर की रेटिंग दी है और जो प्राइस टारगेट है वो 1800 रुपए के है, यानी कि कल के क्लोजिंग से 24% का अपसाइड ये इस काउंटर पे देख रहे हैं। इनका कहना है कि कंपनी का जो गाइडेंस मिस है वो ऑलरेडी कंपनी के जो स्टॉक प्राइस है उसमें रिफ्लेक्ट करता है और मीडियम टर्म में ये कंपनी के लिए काफी पॉजिटिव है। इस कंपनी पे क्रेडिट स्विस और FY 16 से 19 तक 25% अर्निंग CAGR देख रहे हैं और इसके लिए खरीदारी की सलाह दी है और 1800 रुपए के प्राइस टारगेट है। वही अरविंद पे CLSA ने दरअसल यहाँ खरीदारी की सलाह दी और जो प्राइस टारगेट है 435 रुपीज के दिए हैं। इनका कहना है कि जो कंपनी का एसेट लाइट मॉडल है वो कंपनी के ROCE आगे के 4 साल में काफी बढ़ा सकता है और इसके लिए खरीदारी की सलाह। और सबसे आखिरी में NTPC पे CLSA ने खरीदारी आउट परफॉर्मर की जो रेटिंग है वो बरकरार रखी है और अपना जो प्राइस टारगेट है वो 190 रुपए का दिया है। इनका कहना है कि छाबरा का जो M&A हुआ है उससे इस कंपनी के जो रेगुलेटेड इक्विटी है उसमें करीब 5% के आसपास की बढ़त आ सकती है और इसके कारण ये खरीदारी की सलाह दी गई है। बिल्कुल, तो NTPC जो पसंद है संदीप वागले साहब को, LNT जो पसंद है विकास सेठी जी को, इन दोनों के लिए देखिए रिपोर्ट्स तो ब्रोकरेज हाउसेस की बहुत बढ़िया आई हैं, ये वरुण हमें बता रहे हैं। शुक्रिया वरुण आपका इस जानकारी के लिए। लेंगे इस नोट पर छोटा सा ब्रेक। विकास, संदीप, विश्वास जी, राकेश जी हमारे साथ बने हुए हैं ही और आज एक्शन भरपूर है CNBC आवाज पर। जी हाँ, शो में आगे रमेश दमानी जी भी हमारे साथ जुड़ेंगे और साथ ही रामदेव अग्रवाल साहब भी जुड़ेंगे। तो आज CNBC आवाज के जन्मदिन पर आपको ढेरों व्यूज मिलने वाले हैं और दिग्गज एक्सपर्ट्स के जो बाजार पर अपनी गहरी छाप छोड़ चुके हैं। जी हाँ, आप बने रहिएगा, कहीं मत जाइएगा और एक ब्रेक लेकर हम अभी हाजिर हैं।
स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आज हमारा जन्मदिन है और आपको हमारे एक्सपर्ट दे रहे हैं ढेरों तोहफे। हमारे साथ संदीप वागले साहब, विकास सेठी जी, विश्वास जी जो एफएनओ की पर गहरी पकड़ रखते हैं, और राकेश बंसल जुड़ चुके हैं। अब कुछ स्टॉक्स की बात करते हैं। मारुति, ये कैसा लगता है? चार्ट पर बताइए राकेश, क्योंकि आज का दिन इंपॉर्टेंट भी है। इग्निस जो गाड़ी है जो मच अवेटेड थी वो आज लॉन्च हो रही है। क्या मारुति का शेयर अब से लेकर अगले साल तक बेहतर पैसे बनाकर दे सकता है? ये देखिए तस्वीरें भी आ गई इस गाड़ी की, क्या खूबसूरत गाड़ी है। बताइए राकेश जी। बिल्कुल हेमंत जी, पैसे बना के दे सकता है। आप देखें तो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट टेक्निकल स्ट्रक्चर है। इवन पोस्ट डीमोनेटाइजेशन भी स्टॉक का जो हायर टॉप हायर बॉटम का रुझान था वो इंटैक्ट था। बट मेरा ऐसा मानना है अगर शॉर्ट टर्म नजरिया है तो अगर किसी ने निचले स्तरों पे स्टॉक को ले रखा है और स्टॉक में इसके खबर के चलते कोई उछाल आता है और स्टॉक आज में 5900 के आसपास के लेवल पे ट्रेड करता है और शॉर्ट टर्म नजरिया है तो 5900 के आसपास मुनाफे को बांध लेना चाहिए। मुझे लगता है 5900 के लेवल्स को स्टॉक जल्दी में नहीं तोड़ेगा, वहां पे कंसोलिडेट करेगा एक बार नई तेजी के लिए। तो नीचे में अगर लिया हुआ है तो 5900 के अराउंड मुनाफे को बांध लेना चाहिए। ओके, मुनाफा ले लेना चाहिए और उस मुनाफे से आप इग्निस खरीदने की सोच सकते हैं, लेकिन थोड़ा लंबा इंतजार है। मारुति की गाड़ियों में ये खास बात है कि विकास जी, ये तो आने से पहले लंबी लाइन लग जाती है इनके लिए खरीदारों की, कि लगे हैं लाइन में 4-6 महीने लगेंगे, तो ऐसा लगता है इस गाड़ी के लिए भी लंबा इंतजार करना। 2-3 महीने की बात थी, 4-6 महीने। अच्छा, डिमोनेटाइजेशन के बाद शायद कम हो गया होगा। लेकिन पहले तो जो सुना था कि भाई 4 से 6 महीने तक का इंतजार करना पड़ सकता है। और ये एक माइक्रो एसयूवी है, मतलब एक जनरली एसयूवी थोड़ी बड़ी गाड़ी होती है, लेकिन ये एसयूवी और कार के बीच में एक छोटी माइक्रो एसयूवी अलग तरह की बनाने की कोशिश की। चलिए बढ़िया है। ये एक कार मारुति की तरफ दिखने में बेहद खूबसूरत है और कलर्स देखिए क्या बड़े एकदम चटक रंग आ रहे हैं इस गाड़ी के लिए। चलिए ब्रेक का वक्त है और इस ब्रेक के बाद बाजार का भरपूर एक्शन शुरू होने वाला है आपके लिए, क्योंकि हम शुरुआत करेंगे प्री ओपनिंग सेशन की। बताएंगे आपको करेंसी मार्केट में क्या आज 68 के ऊपर के लेवल आ सकते हैं, क्योंकि कल 6809 ₹68.09 पर समाप्ति दी रुपए ने। प्री ओपनिंग सेशन तो हो गई, रुपए की शुरुआत होगी, स्टॉक 2020 का अपडेट भी होगा। 9:15 के बाद आवाज की बर्थडे भले ही हो, लेकिन आपके लिए कमाई के मौके सेलिब्रेशंस के साथ साथ बिल्कुल होंगे। और उसके बाद आज 9:30 9:35 से हमारे साथ 2 बड़े दिग्गज जुड़ने वाले हैं, रामदेव अग्रवाल साहब और रमेश दमानी जी। रोज की कमाई से हटकर लंबी वेल्थ कमाने के कुछ मौके उनके साथ भी हम ढूंढेंगे, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पहला सवाल में इस छोटे से ब्रेक के बाद।